अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हम बात करेंगे एम्बेसडर अशोक सजनहर से। ये भारत के सफ़ीर रहे हैं तीन मुल्कों में, काज़ाकिस्तान, स्वीडन और लातविया में। उसके अलावा भी बहुत सारे मुल्कों में इन्होंने अपनी सफारती खिदमात अंजाम दी हैं। तो सबसे पहले तो जी, गुड डे अशोक जी। जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए एंड आई एम डिलाइटेड टू बी विद यू। थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अ, इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रम्प ट्रम्प हो रही है। वो एक बड़े डिसरप्टर के तौर पे वो लोग सुनामी कह रहे हैं, कहते हैं जलजला आ गया है, भौचाल आ गया है। तो ये बताएं कि जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो आपस में बिल क्लिंटन के ज़माने से एक ताल्लुक बना था, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप शुरू हुई उस वक्त से। तो क्या जो गर्मी थी उस रिलेशनशिप की, वो आपका ख्याल है कि अभी कायम रहेगी विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द ऑफिस? जी वंस अगेन बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरुआत की है। 25 साल पहले बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे मार्च 2000 में। और तब से देखिए दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो ऊंचाई की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। तो चाहे वहां पर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो या फिर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो, व्हाइट हाउस किसी भी पार्टी के कंट्रोल में हो, कांग्रेस किसी भी पार्टी कंट्रोल में हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट, परंतु वहां पर बाईपार्टिसन कंसेंसस है जो भारत के साथ रिश्तों को अच्छे करना है। तो भारत में भी ऐसा ही बाईपार्टिसन कंसेंसस है। कोई भी गवर्नमेंट रही हो यहाँ पर पावर में, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, तो बस अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छे करना है। ये यहाँ पर कंसेंसस रहा है। पिछले 10 साल से तो मैं ये कहूंगा जो हमारे रिश्तों ने, वहां पर अमेरिका में 3 राष्ट्रपति रहे हैं। पहले बराक ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडेन। तो तीनों के उसमें हमारे यहाँ पर एक ही प्रधानमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। और इन तीनों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो ऊंचाइयों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जी ये जी। कहूंगा, जो जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे पहले, उनके अपने पहली टर्म में, ट्रंप 1.0 जिसे बताया जाता है, तो तब उन्होंने बहुत 2017 से 2021 तक, तब उन्होंने और बहुत ऐसे कामों को नकार दिया जो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किए थे। और मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, पेरिस अकॉर्ड से निकल गए, ईरान के साथ जो JCPOA साइन किया था उससे निकल गए, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी ट्रेड की उससे निकल गए। तो बहुत उन्होंने ऐसे काम किए जो कि इनिशिएटिव्स जो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिया था। परंतु एक चीज पर वो कायम रहे, वो थे भारत के साथ जो संबंध है उनको और मजबूत करना है। और मैं बता सकता हूं कितने तरीके से उसी समय इंडो पैसिफिक को उन्होंने फिर से रिवाइव किया, क्वाड को फिर से रिवाइव किया, और डिफेंस पार्टनरशिप को बहुत आगे लेकर गए। इंडिया को जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन कैटेगरी 1 का दर्जा दिया, जो कि मतलब है भारत को अपने नेटो एलाइज के साथ उस दर्जे पर ले आए। तो उसमें भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1.0 उस समय भी डिसरप्टर कहे जाते थे। ही इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन दैट वे जैसे उन्होंने किया, परंतु भारत के साथ संबंधों को उन्होंने आगे भी तेज किया। और अभी भी मैं समझता हूं, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई है वहां पर, तो उस सफर पर गए थे, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे उसके नतीजे निकले हैं और आगे भी संबंधों को और आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो वैसे ही चलती रहेगी, आपकी तवक्को ये है? तो इसकी आप क्या समझते हैं, बुनियादी वजह, इसका कारण क्या है कि इंडिया की सॉफ्ट पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर है? जी देखिए, मैं समझता हूं जो अभी पहले भी ये हुआ करता था, मतलब हमारे दोनों देशों में जिसे कहा जाए जो एक कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज तो है ही है। दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज हैं, फ्रीडम ऑफ
स्पीच है, फ्री मार्केट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजन वगैरह। तो ये तो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये तो एक कंफर्ट लेवल हम दोनों को प्रोवाइड करते हैं। पर मैं समझता हूं उसके बाद, क्योंकि आपने देखा होगा 2000 से पहले एक किताब आई थी, डेनिस कक्स, वहां के जो यूएस के एक एम्बेसडर थे, पाकिस्तान में एम्बेसडर मेरे ख्याल से वो रह चुके थे, जी। और उन्होंने एक किताब लिखी थी मेरे विचार से 1994 में, और उन्होंने उसका टाइटल था एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज। मतलब दोनों हैं तो देश डेमोक्रेसी, भारत और अमेरिका, परंतु एस्ट्रेंज्ड हैं, उनमें थोड़ी तनातनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है। उसके बाद जब अभी आए राष्ट्रपति ओबामा आए थे, 2009 में आए, 2010 में भारत की यात्रा की, तो उन्होंने कहा दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनरशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वन ऑफ द को हटा दिया और हम्म। उन्होंने कहा दिस इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके लिए, आपके जो सुनने वाले देखने वाले हैं, जो इट इज नॉट ओनली द वैल्यूज, इट इज टुडे द इन इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज जो कि कन्वर्ज करते हैं। हम्म। और इंटरेस्ट बायलैटरल तरीके से अगर आप देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो गया है, टेक्नोलॉजी। और दूसरा जियोपॉलिटिकल, जैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जियोपॉलिटिक्स में। अब आपने देखा है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा है टैरिफ किंग वगैरह वगैरह, परंतु ही हैज नॉट इम्पोज्ड एनी टैरिफ्स। ओके, तो वो उनका जो एक तो तरीका है, स्टाइल है उनका नेगोशिएशंस का, बड़ा जिसको वो एग्रेसिव कहते स्टाइल हैं है उनका जी। दैट आई एम द मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ द डील, तो बिल्कुल। उसको वो आगे ले जाते हैं। परंतु जो अभी हुआ, आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखा होगा दोनों लीडर्स का, अगर आपके पास थोड़ा समय रहा हो, जी प्रधानमंत्री जी। मोदी का और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो मैं ये कहूंगा जो वैल्यू सिस्टम्स इनको साथ में लाते हैं, और आजकल बोथ बायलैटरल इंटरेस्ट एज वेल एज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है, उसमें भी दोनों का कन्वर्जेंस बहुत है। ओके। आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि इंडिया के हवाले से अमेरिका में ऐसा ही बाई पार्टिजन एक कंसेंसस है, इत्तेफाक राय है, जो कि इसराइल के हवाले से भी है, और उसकी बुनियादी वजह जियोपॉलिटिक्स भी है और एक दूसरे की ज़रूरियात भी हैं। इट्स लाइक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो ये बताइए कि जो 2006-07 में मेरा ख्याल है इंडिया और यूएस का एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील हुआ था, वो बात कहाँ तक पहुंची, या वो मामला कुछ थोड़ा सा सर कोल्ड स्टोरेज में चला गया? किस हद तक प्रोग्रेस हुई है उसमें? जी देखिए, मैं एक आपको उसमें आपने इसराइल का वो हवाला दिया है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इसराइल एज अ कंट्री इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, है बहुत ही ज्यादा उसका डिपेंडेंस है, चाहे वो उसकी अपनी सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक एड हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो, आर्मामेंट्स हो, वेपनरी हो, उन सब के लिए इसराइल उसको डिपेंड करता है। तो भारत की ऐसी बात नहीं है, भारत बहुत खुद मुख्तार देश है। इट इज हमारे रिलेशंस सभी के साथ हैं, एक दो आपके साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में थोड़ी तल्खियत है, चीन के साथ थोड़ी तल्खियत है, उनके अपने अपने रीजंस हैं, रैशनल हैं। परंतु अदरवाइज आप देखिए हमारे सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो हम लेते ही नहीं है। आपको मालूम होगा 2004 में हमने सभी वेस्टर्न कंट्रीज से एड लेना बंद कर दिया था। हमने कहा जो हमें 25-50 मिलियन डॉलर देता हमें नहीं चाहिए, बिकॉज, और अब तो हम खुद एड देने वाले हो गए हैं। हमारे तो खुद ऑल कंट्रीज अराउंड अस एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, आपको मालूम है जो अभी 2022 में जब श्रीलंका में वहां पर कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, India was the first country, only country to give $4.5 billion to Sri Lanka जी जी। for its चाहे वो रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। अनाज और खरीदना हो, हाँ। हाँ अनाज खरीदना हो, मेडिसिन खरीदना हो, तेल खरीदना हो, फॉसिल फ्यूल खरीदना हो, क्योंकि सभी चीजों की कमी हो गई थी उनके पास। एक कोविड-19 की मार पड़ी थी, पेंडेमिक की मार पड़ी थी, और दूसरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो गया था। जी। उसके बाद आपने मालदीव्स का भी देखा है। मालदीव्स वो आए थे पहले, उसमें इंडिया आउट कैंपेन में उनके राष्ट्रपति, परंतु जब उनको इकोनॉमिक प्रेशर्स पड़े
तो द प्रेसिडेंट केम टू इंडिया आस्किंग फॉर, जो हमको हेल्प करिए, आपने जो हमको सपोर्ट किया है उसको थोड़ा आप डिफर कर दीजिए, वगैरह वगैरह। हम्म, सो इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जी यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन द अदर हैंड, हम तो वहां से जो कुछ भी खरीदते हैं, एज अपोज इवन टू द नेटो एलाइज, हम तो पैसा देते हैं हर डिफेंस इक्विपमेंट का। वी डोंट सॉर्ट ऑफ टेक जो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है उसमें। आपने जिक्र किया है 2006 में, जी। वो एक्चुअली अग्रीमेंट हुई थी, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुई थी 18 जुलाई 2005 को। दिस वाज ओके। द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फॉर इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील। जी उसको फिर ले जाया गया था वहां पर 2008 में आईएईए में, और वहां पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से एक यूनिक वेवर मिला था, दैट ऑल्दो इंडिया हैड नॉट बीन वाज अ सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परंतु फिर भी एक यूनिक वेवर दिया गया था भारत को, दैट यू कैन कंडक्ट ट्रेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल। तो ओके। उसमें हमारे जो और कोलैबोरेशन है और देशों के साथ, जैसे अब कजाकिस्तान के साथ, और उससे हम न्यूक्लियर मटेरियल खरीदते हैं, यूरेनियम खरीदते हैं, जो इस अग्रीमेंट के अगर ये नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। परंतु आपका प्रश्न है इम्तियाज साहब, जो उस अग्रीमेंट का क्या हुआ, तो हमारी देखिए उस अग्रीमेंट का एक तो जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट था, जो आई थिंक द वर्ल्ड केम टू अंडरस्टैंड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर, नंबर वन। और ये मेरे ख्याल से मैसेज गया जापान में, हमने जापान के साथ भी इंडिया जापान सिविलियन न्यूक्लियर डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। जापान का तो आपको मालूम है बिल्कुल ही अलग नजरिया है, क्योंकि जी दैट इज द ओनली कंट्री जो कि न्यूक्लियर वेपन से उसको अटैक किया गया था। तो हमारे रिलेशंस और सबको, आई थिंक दिस गेव अ सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विद इंडिया ऑन दिस। जहां तक एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अमेरिका से है, तो वहां पर 2011-2012 में भारत की पार्लियामेंट में एक सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी प्रोविजंस हमारे उसमें आ गए थे, लॉ में आ गए थे। और इसकी वजह से दिस वर नॉट रियली लुक्ड अपॉन वेरी फेवरेबली बाय ये जो वेस्ट की कंपनीज हैं, वेस्टिंग हाउस है, फ्रांस की अरीवा है, जापान की तोशिबा है वगैरह। तो इन देशों के साथ हालांकि हमारे अग्रीमेंट साइन हो गए, बट दे वर नॉट वी वर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट देम। अच्छा। परंतु अभी जो हमारा बजट प्रेजेंट हुआ है 1 फरवरी 2025 को, तो उसमें हमने उस प्रोविजंस को ट्वीक कर दिया है। और अब ऐसी उम्मीद करते हैं जो वहां से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आएगी। देखिए उनके साथ महाराष्ट्र में फ्रांस के साथ अरीवा के साथ जैतापुर में हमारा अग्रीमेंट है, 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑफ 1600 मेगावाट ईच, मतलब टोटल ऑफ 10,000 मेगावाट, मेगावाट। वो ओके। अभी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और अमेरिका के साथ, उसके साथ साथ मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, इफ यू परमिट, आई विल आल्सो श्योर श्योर। मेंशन, जो एक वो जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मतलब छोटे वाले। ये तो हम बात कर रहे हैं जो रूस से हम लेते हैं, दैट इज द 1200 मेगावाट। फ्रांस का जैसे मैंने कहा 1600 है। 1650 मेगावाट। परंतु ये वाले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स, विच मींस अबाउट 300 मेगावाट्स के उनकी पावर होगी, उसके बारे में भी बातचीत हुई है। दैट इज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन आवर जॉइंट स्टेटमेंट, और वो भी मेरे ख्याल से आगे चलते हुए उसके ऊपर भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकेगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी न्यूक्लियर हवाले से सिविलियन यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी हर मुल्क के लिए, हर देश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट जी जी होता जी चला जा रहा है। तो ये जी बताइए आप, इंडिया तो इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, हर जगह उसकी बड़ी इज्जत भी है। अब पाकिस्तान के साथ आप समझते हैं कि कोई मूड है ताल्लुकात को, रिलेशनशिप डायलॉग दोबारा शुरू करने का? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने हम क्या इस माइंडसेट से आपके जो लीडर्स हैं वो निकल सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि हमारी एक जानने वाली हैं, वो बेचारी इलाज के लिए जाना चाह रही थी। पिछले साल मई में उन्होंने पहली एप्लीकेशन दी मेडिकल वीज़ा के लिए, वो रिजेक्ट हो गई।
फिर दोबारा नवंबर में उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो भी रिजेक्ट हो गई, अभी 4 दिन पहले मुझे पता चला। तो मुझे उस पर अफसोस भी हुआ कि देखिए, जो लोग इलाज के लिए जाना चाहते हैं उनको तो कम से कम वीज़ा देना चाहिए। क्यों हम इस तरह हॉस्टेज हो गए हैं एक ऐसी सूरत हाल के जिसमें आपको स्पोर्ट्स को तो चले छोड़ दें, लेकिन इवन मेडिकल के लिए भी इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा। जी हाँ, आई थिंक दीज आर यू नो ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती हैं जब इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क, यू नो, जब कोई पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। देखिए इम्तियाज साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी तो उन्होंने सभी सार्क मेंबर्स को बुलाया था। जब यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, जी बिल्कुल, उस इनाग्रेशन हुआ सबको था, बुलाया, बड़ा अच्छा आवाज नवाज, होगा। हाँ, नवाज शरीफ साहब आए थे, उसमें बातचीत हुई थी वगैरह। उसके बाद आपको याद होगा जो वहां पर बहुत जब भी नवाज शरीफ साहब का कुछ बीमारी थी, उनका ऑपरेशन था, मोदी साहब हमेशा उनको टेलीफोन करते थे। क्रिकेट का बात होती थी, मोदी साहब उनको टेलीफोन करते थे। जब दोनों देशों के मैच होते थे, उनको यू नो विश करते थे, जो आपको यू नो सफलता मिले वगैरह जी वगैरह। उसके बाद आपको याद होगा जब वहां पर मुलाकात हुई थी उफा बशकोर्तोस्तान में, जी उन्होंने अग्री किया था जो भाई हम बातचीत करेंगे, और आतंकवाद हमारे लिए, टेररिज्म सबसे ज्यादा बड़ा वो थ्रेट है, तो दोनों के लिए थ्रेट है, तो हमें बात करेंगे इसके बारे में। फिर जब नवाज शरीफ साहब गए तो उसके बारे में कुछ उसमें बात नहीं हो पाई। यहाँ से जब मोदी जी वहां से आ रहे थे, काबुल से आ रहे थे, एट हिज ओन इनिशिएटिव ही ड्रॉप डाउन इन पाकिस्तान, जी रावलपिंडी बिल्कुल। में, वहां जी पर वो जी चले गए। उनसे मुलाकात हुई थी 25 दिसंबर को, नवाज शरीफ साहब का जन्मदिन था, मुबारक दी, उनकी पोती का वेडिंग थी, जी, चले निकाह वो हो तो रहा हो था गया। तो उसमें आप क्या वो। समझते हैं कि उसके बाद नहीं क्या नहीं किसी ऐसे नतीजे नहीं पे पहुंचे कि नहीं वो। नहीं, मैं देखिए, मैं खाली इसका वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जो हमारी तरफ से जब शुरुआत हुई, हम्म बड़ी पॉजिटिव शुरुआत हुई, वी वांटेड टू हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान। हम्म हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं था। जब वो गए 25 उसमें दिसंबर को, पहली जनवरी को आपका वो पठानकोट अटैक हो गया। उसके बाद उरी अटैक हो गया जी सितंबर 2016 में। हमने तो यहां तक कि पठानकोट में एक आपकी टीम को बुलाया, जो आप देख लीजिएगा। आपकी टीम गई नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना। हम्म देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, और आप तो इतने वो हैं, संजीदा हैं, आपका इतना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड इट। देयर इज वन इश्यू बिटवीन द टू ऑफ अस, एंड दैट इज टेररिज्म। आप आतंकवाद को छोड़ दीजिएगा, आतंकवाद पर रोक लगा दीजिएगा, यू विल फाइंड जो हमारे घर के सब दरवाजे खुले